हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। फ्रेंड्स, करंट अफेयर 2023 के अति संभावित तथ्य जो कि ब्रह्मोस सीरीज में संकलित हैं, उस ब्रह्मोस सीरीज का यह नया वीडियो है। इसमें टाइगर रिपोर्ट के विषय में जिक्र किया गया है और पर्यावरण से रिलेटेड अन्य तथ्यों का भी जिक्र किया गया है, जो कि यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरू करते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। किस अधिनियम के तहत की गई थी? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस अधिनियम के तहत बाघ का संरक्षण किया गया। पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए, यानी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए उच्च उपभोक्ता वाले जीवों का होना अति आवश्यक है। अगर उच्च उपभोक्ता वाले जीव की संख्या कम हो गई या विलुप्त हो गए तो निम्न उपभोक्ता वाले जो जीव हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी और पृथ्वी पर पेड़ पौधों की संख्या कम होती चली जाएगी, क्योंकि जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीव की संख्या अधिक हो गई जो कि शाकाहारी होते हैं, तो पृथ्वी से पेड़ पौधे एवं वनस्पतियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। पृथ्वी से अगर पेड़ पौधे हटा दिए जाएं तो जीवन समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाघ के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर इसकी देखरेख ना हो सकी, इसलिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में हुआ। कहाँ हुआ? रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में। इसमें लक्ष्य रखा गया 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा प्रतिवर्ष, और बाघों की संख्या दुगुनी करने का लक्ष्य भी इसी में किया गया। 2022 लक्ष्य रखा गया। फ्रेंड्स, 2010 में ही ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट भी पारित हुआ। टाइगर रिपोर्ट प्रत्येक 4 साल पर, कितने साल पर? 4 साल पर जारी की जाती है। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। यानी पर्यावरण मंत्री इस बार जो हैं भूपेंद्र सिंह यादव, इनके द्वारा जारी की गई है। फ्रेंड्स, यह वीडियो अति इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 4 साल तक यह तथ्य बदलने वाला नहीं है, क्योंकि टाइगर रिपोर्ट प्रत्येक 4 साल पर ही जारी किया जाता है। इसके पहले 2018 में जारी किया गया, अब ये है 2022 का। बाघ जनगणना 2022, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट 2022 पढ़ेंगे। 50 वर्ष पूर्ण होने पर 1 अप्रैल 2023 को यह रिपोर्ट जारी किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट 2020 के नाम से है, लेकिन जारी कब हुआ? 1 अप्रैल 2023 को यह जारी किया गया। इस दिन 50 वर्ष पूर्ण हो चुके थे प्रोजेक्ट टाइगर के, क्योंकि 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो इसी दिन स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया 2020 जारी किया गया। इसके तहत बाघों की संख्या कितनी है? 3167, जिसमें 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। पहले टाइगर रिपोर्ट 2018 में 2967 बाघ थे और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार से 3167 बाघ। लेकिन कुल बाघों की संख्या पूछा जाए तो केंद्र सरकार ने, यानी भारत सरकार ने रिपोर्ट जारी किया, उसमें बाघों की संख्या बढ़ गई है। ये क्या है? इनको आगे देखते हैं। 29 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार से अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 जारी किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगर पूछा जाए तो आप 3167 ही बताएंगे, लेकिन केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2020 पूछा जाए या बाघ में कुल संख्या पूछा जाए या बाघ की कुल औसत संख्या पूछी जाए तो 3682 बताना है। ऐसा क्यों? आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों दो रिपोर्ट? तो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1973 को 50 वर्ष पूरे होने पर पर्यावरण मंत्रालय ने जारी कर दिया था, उस समय बाघों की संख्या 3167 थी। लेकिन कुछ बाघ छूट गए थे, यानी अभ्यारण्य में कैमरे लगाए गए, उसमें से जो छूटे हुए बाघ थे उस कैमरे में चिन्हित किए गए
इस प्रकार देखा गया कि कुछ बाघ जो थे छूट गए थे उनको भी काउंट किया गया और यह डेट थी 29 जुलाई 2023 को। फिर केंद्र सरकार की रिपोर्ट जारी की गई अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के नियम के अनुसार से, तो उसमें बाघों की संख्या 3682 हो गई है। इससे भी ज़्यादा है लेकिन रिपोर्ट यहीं बताया गया है इसलिए आप 3682 बताएंगे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2020 के अनुसार भारत में दुनिया का कितने प्रतिशत बाघ है? कितने प्रतिशत बाघ है? 75% बाघ है। इसमें सर्वाधिक बाघ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं? 785 पहला। दूसरे नंबर पर है कर्नाटका 563 बाघ हैं। उत्तराखंड तीसरा है 560 बाघ हैं और महाराष्ट्र चौथा है 444 बाघ हैं। तो मध्य प्रदेश में 785 बाघ क्यों हैं? क्योंकि सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य जो हैं मध्य प्रदेश में ही हैं। 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? 6 बाघ अभ्यारण्य हैं और 6 बाघ अभ्यारण्य को मिला करके 785 बाघ जो हैं मध्य प्रदेश में केवल है। यूपी में बाघों की आबादी के मामले में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? एमपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है। कुछ अन्य राज्य हैं उनको जिनके उपनाम हैं पर्यावरण से रिलेटेड। कौन से? इको स्टेट को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश। इको सिटी नागपुर। इको का तात्पर्य पर्यावरण से होगा। बायोटिक सिटी लखनऊ। सिलिकॉन सिटी बंगलुरु और सिलिकॉन स्टेट कर्नाटका। साइलेंट वैली ये कहाँ है फ्रेंड्स? तो साइलेंट वैली है केरल में। और आपको पता होगा सर्वाधिक जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? तो केरल की साइलेंट वैली में ही। साइलेंट वैली को हिंदी में शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये साइलेंट वैली है कहाँ पर? भारत के पश्चिमी घाट पर। इसलिए कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। कहाँ पाई जाती है? आप ये भी लिख सकते हैं पश्चिमी घाट में सर्वाधिक पाई जाती है। विश्व स्तर पर पूछा जाए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? तो आपको पता होगा दोस्त, जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे। जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे वहाँ पर जंतुओं का यानी जीवों का आवास अधिक होगा। और हम जैव विविधता में यही पढ़ते हैं कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। तो जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? विषुवत रेखा के आसपास। क्योंकि विषुवत रेखा यानी जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है वहाँ पर वर्षा वर्ष भर होती रहती है, अर्थात वहाँ पर वनस्पतियों में प्रतिस्पर्धा वर्ष भर देखने को मिलती है। कह सकते हैं विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखा के आसपास पाई जाती है। तो विषुवत रेखा के आसपास जो वन हैं कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वन के रूप में आए तो इसको बताना है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर देश आ जाए तो इसी विषुवत रेखा पर एक देश है ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील देश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी विश्व में नंबर 1 पर। और वन आ जाए कोई और तो अमेजन वर्षा वन जो कि ब्राज़ील में है, तो सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में भी पाई जाती है। तो रेखा आएगा तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। वन पर आएगा तो अमेजन वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और देश पूछा जाएगा तो ब्राज़ील में सर्वाधिक जैव विविधता विश्व में पाई जाती है और भारत में साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है। वैसे तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाएंगे? रूस में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील में वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सर्वाधिक बाघों की संख्या में कमी कहाँ हुई? तो सर्वाधिक बाघों की संख्या में कमी देखने को मिली कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मिली? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बाघ थे 27 2018 की रिपोर्ट के अनुसार से। अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 9। भारत में टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो हैं इनको मैपिंग से हम आपको बताएंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। जो 53 टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन से हैं भारत में? 53वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? रानीपुर। रानीपुर कहाँ है? चित्रकूट में, यूपी में। पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो पहले 1936 में हाइली पार्क के नाम से जाना जाता था। 1936 में ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हुआ
अब वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम हो गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में। प्राचीन नाम क्या था इसका? हैली पार्क था। वर्तमान नाम क्या हो गया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक बाघ वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे प्राचीन है। सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, इस समय 785 बाघ। लेकिन सबसे ज़्यादा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाएंगे? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। एमपी में 6 बाघ अभ्यारण्य को मिलाकर तब 785 हुआ है, और यहाँ पर जिम कॉर्बेट में 260 केवल एक ही में हुआ है। तो इसलिए सर्वाधिक बाघ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? अब यहाँ पर अभ्यारण्य की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी अभ्यारण्य का एरिया जो है वो बहुत ही बड़ा है। नागार्जुन सागर बांध जो परियोजना है किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। यूपी बाघों की आबादी के मामले में 8वें स्थान पर है। यहाँ पर संख्या इंपॉर्टेंट ना होकर के कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? उड़ीसा। नागरहोल, जिसको राजीव गांधी कहते हैं अभ्यारण्य, कहाँ पे है? कर्नाटक। बांधवगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मृदुमलाई, केरल, कर्नाटक। कान्हा कहाँ है? एमपी, यानी कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ है? एमपी में। फ्रेंड्स, ये सारे अभ्यारण्य जो हैं ये टाइगर रिजर्व के लिए जाने जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? असम, बारपेट। यहाँ पर आप फ्रेंड्स जानते हैं काजीरंगा में एक सींग का गैंडा भी पाया जाता है। एक सींग का गैंडा। तो काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है, और साथ में ही टाइगर रिजर्व क्षेत्र के लिए जाना जाता है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। तड़ोवा महाराष्ट्र में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, तमिलनाडु के इरोड जिले में है। ये बाघों की संख्या दुगनी करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन चुका। इसकी स्थापना हुई थी 2013 में, टाइगर रिजर्व क्षेत्र की स्थापना हुई थी सत्यमंगलम के नाम से। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये बंगलुरु में हुआ, कर्नाटक में हुआ। कैट यानी बिल्ली की जो प्रजातियां हैं, जो 7 प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण की बात कही गई। तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 कैट की प्रजातियों पर संरक्षण की बात की गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? चर्चित है बहुत ही 2023 में, क्योंकि नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 कुल मिलाकर अफ्रीका से 20 चीते लाकर कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं, जिसमें से कुछ की डेथ भी हो चुकी है। वन तथा वन्यजीव अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में है। नीरी, जिसे नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, इसे हिंदी में केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नागपुर में। नेक्स्ट, यूनेप, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण की देखभाल करता है। यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972। संगठन का काम क्या है? यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित करता है, यानी इसकी देखभाल करता है, यानी वन्य जीवों की संरक्षण करता है। जो जीव संकटग्रस्त होते हैं उनकी रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। तो रेड डाटा बुक का पेज कैसा होता है? गुलाबी होता है। अगर जीवों को संरक्षित कर लिया गया तो उसको पुनः ग्रीन
पेज में डाटा के डाल दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ग्लोबल 500 जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है पर्यावरण क्षेत्र का, वह है। वृक्ष मित्र पुरस्कार ये दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, यह पुरस्कार खासकर राजस्थान में, आप जानते हैं कि अमृता देवी जो थी, खेजड़ी नामक वृक्ष जो था उसकी कटाई का विरोध किया था उन्होंने राजस्थान में जमकर, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये भी पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई फ्रेंड्स? 1975 में हुई। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। प्रतीक क्या है? विशालकाय पांडा। चीन का राष्ट्रीय पशु भी है। स्थापना वर्ष क्या था WWF का? 1961। यह क्या है? WWF यूनेप की एक कार्यात्मक संगठन है, एजेंसी के रूप में करती है, जो कि लोकल बॉडी यानी देशों में इसके अलग अलग मुख्यालय हैं। जैसे WWF का मुख्यालय भारत में नई दिल्ली में है,